Hello everyone, this is the part B of our question discussion for JEE Mains, NEET and एडवांस। वैसे ये एडवांस के लायक क्वेश्चंस नहीं है, एडवांस से थोड़े से नीचे लेवल के हैं, लेकिन एडवांस की प्रैक्टिस जब आप स्टार्ट करें तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस उठा सकते हैं, क्योंकि एडवांस में भी किसी ना किसी टाइम में ये क्वेश्चंस इस टाइप के भी इस लेवल के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो आज के जो ये पार्ट बी है, पार्ट ए आपका अपलोडेड है, आप वहाँ देख सकते हैं। पार्ट बी जो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 की सॉल्यूशन जो कि आपको हमने होमवर्क दिया था वो डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या था कि हमारे पास कॉपर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ था, कॉपर नाइट्रेट का, जो कि 5/3 मिनट्स के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा था 9.65 एम्पियर करंट यूज करके, और करंट की एफिशिएंसी हमारे पास 50% गिवन थी। अब हमें पूछ रहा था कि एनोड और कैथोड पे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके मासेस कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें मासेस निकालने हैं प्रोडक्ट्स के, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट है क्या प्रोडक्ट है जिसके हमें मासेस निकालने हैं। तो गिवन हमारे पास ये था, मैंने आपको हिंट दिया था क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास जो सेल रिएक्शन है वो लिखना है और फैराडेज फर्स्ट लॉ को यूज करना है, W=ZIT से हमें मास निकालना है। तो गिवन हमारे पास ये है और हम क्या कर रहे हैं कि कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने आपको प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाले लेक्चर में बताया था, आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं जाके। उसमें हमने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालेंगे, सबसे पहले क्या क्या स्पीसीज है वो लिख लेते हैं, और अगर हमारे पास मेटल में जिन्हें रिड्यूस होना है किसके रेड्यूस होना है, या तो Cu2+ या तो H+, अगर इनमें से कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है तो वो कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कॉपर है कि नहीं है, तो वो कैथोड पे जाके रिड्यूस हो गया तो कॉपर बना दिया। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा किसका, अगर हैलाइड है तो हैलाइड का, वरना OH- का। यहाँ पे हैलाइड तो है नहीं तो OH- ऑक्सीडेशन होगा, O2 यहाँ पे रिलीज होगा। तो हमारे पास फाइनल जो कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस है वो ये हो जाएंगे, कैथोड पे Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर, ठीक है, और OH- जो है O2+2 H इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज होंगे, सॉरी 2 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है W=ZIT। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मास ऑफ कॉपर लिबरेटेड या मास ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड। तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है भाई, मास कितना डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ उसके लिए फैराडेज फर्स्ट लॉ W=ZIT। तो हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो W=ZIT को अगर हम अप्लाई करें तो आप जानते हैं कि W=ZIT में Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर इनटू फैराडेज कांस्टेंट। वही चीज हमने लिखा है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर इनटू फैराडेज कांस्टेंट। अब I इंटू टी, I और T तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आपको ये भी पता है कि हमारे पास जो करंट है उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 50% है, यानी हाफ ऑफ द करंट विल बी यूज्ड, यानी कि 50% ऑफ 9.65 एम्पियर जो है हमारा काम का है, बाकी काम नहीं आ रहा है। तो हमारे पास करंट कितना हो गया, 6I जो है उसका हाफ, इसलिए हमने यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ क्या है, 50% को डिनोट करता है। तो इसकी अगर वैल्यूज बैठाए तो मोलर मास ऑफ कॉपर, पहले कॉपर की अगर निकाले तो 63.5 अपॉन इसका n फैक्टर 2 है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। फैराडेज कांस्टेंट F जो है 96500 यहाँ पे हो गया, और I जो है 9.65, अब ठीक है, इनटू 100, टाइम कितना है, टाइम आप देख सकते हैं सेकंड्स में अगर निकाले 5/3 इंटू 60 तो ये 100 सेकंड आएगा, तो ये 100। अगर हम डेसिमल यहाँ से हटा दे तो 100 यहाँ पे नीचे डिवाइड हो जाएगा, और ये हाफ तो ये वाला हाफ है। अगर हम इसे फाइनली कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा कुल 0.15875 ग्राम आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास मास ऑफ कॉपर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एंड मास ऑफ O2 रिलीज्ड, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज तो आ गया, अब बचता है O2। अब O2 भी हम किस से निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला से वापस निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। तो W=ZIT अगर हम लिखे तो आप करते जाइए साथ में, देखिए बहुत ही आसान है। W=ZIT वेट जो है, वेट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये कितना होगा, Z हो गया M/NF, I हो गया I/2 क्यों कि एफिशिएंसी जो है हाफ ही है, ठीक है, और ये हो गया टाइम। तो मास ऑफ O2 कितना होगा, 32, भाई 16 नहीं होगा, ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, लेकिन हम यहाँ पे O2 का निकाल रहे हैं, तो O2 का मोलर मास कितना होगा 32, और N कितना होगा 4, और F हो गया 96500, करंट 9.65 अपॉन 2, और टाइम हो गया 5/3 इंटू 60 यानी कि 100 ही हो गया। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये 30/800 यानी 4/100 यानी कि 1/25 यानी कि 0.04 ग्राम, 0.04 ग्राम हमारे पास आ गया O2 लिबरेटेड। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको पूरा सॉल्यूशन, पूरा आंसर समझ आया होगा।
थोड़ा सा टफ लेवल पे था, ये टफर लेवल पे था, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं निकालना था। अगले बार मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए तो आप बना ले। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हमने डिस्कशन किया था फुल डिटेल में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज एज। अब ये हमारे पास यही क्वेश्चन है और ये जो हमारे पास ABCD 4 ऑप्शन है, MCQ क्वेश्चन है, आपको सही करेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो हमसे बोला गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीज इलेक्ट्रोड वेरीज, यानी कि हमें ग्राफ किसका जाना है, Mg2+ और Mg और log Mg2+ का। तो आप सीधा सीधी जानते हैं यार कि कोई भी ग्राफ का अगर हमें वेरिएशन देखना है, कोई भी टर्म का वेरिएशन देखना है, उसके ग्राफ बनाने हैं, तो उसके लिए हमें उसका इक्वेशन चाहिए होता है। तो आप एक बार याद कीजिए, दिमाग में थोड़ा जोर डालिए भाई, E0 वैल्यू और लॉग में प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, इस तरह करके कोई फॉर्मूला था क्या अपने पास? नर्स इक्वेशन, भाई नर्स इक्वेशन आपको याद है क्या था, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT/NF log KC, log K था, ये था हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा गया, यानी Mg2+ से Mg के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो अगर हम इसमें मैग्नीशियम के लिए स्पेसिफिकली वैल्यू बैठा है इक्विलिब्रियम पे, यानी E0 सेल को अगर हम 0 रख के बात करें तो हमारे पास जो E सेल आएगा, E सेल जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, -0.06/n log। अब आप जानते हैं कि मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रोड की बात करें तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम 2+ में जाएगा भाई, मैग्नीशियम 2+ में जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है Mg2+, तो log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+, और कंसंट्रेशन ऑफ Mg तो 1 ही होगा, यूनिटी ही होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, तो E सेल इक्वल्स टू -0.06/n log Mg2+। तो आपसे क्या पूछा गया था, E सेल यहाँ पे क्या है Mg2+ टू Mg के बारे में, ये Mg2+ से Mg है, E Mg2+ टू Mg E सेल के बराबर है। तो E सेल और log Mg2+ के आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो ग्राफ है कुछ इस तरह का है, हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह का है, लेकिन हमारे पास E0 सेल भी तो होगा ना भाई, E0 सेल यहाँ पे 0 तो हो नहीं सकता, इक्विलिब्रियम कंडीशन तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो E0 सेल भी समथिंग होगा, E0 सेल ऑफ मैग्नीशियम भी कुछ होगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया, अगर हम इसे y मान ले और ये आप देख सकते हैं कि y एक्सिस पे हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये y होगा सॉरी, और ये हमारे पास x होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं y इक्वल्स टू mx+c टाइप का समथिंग ग्राफ बन रहा है, y इक्वल्स टू mx+c का ग्राफ बन रहा है कुछ, तो y इक्वल्स टू mx+c का ग्राफ बन रहा है, तो भाई कर्व तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारे पास। अब हमारे पास कर्व बन रहा है तो सॉरी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन कौन सा बनेगा? अब आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है और हमारे पास c की भी कुछ वैल्यू है, तो c की वैल्यू है, तो c नेगेटिव तो यहाँ पे है नहीं हमारे पास, c क्या है, E0 सेल है, E0 सेल नेगेटिव है क्या भाई? E0 सेल तो नेगेटिव है नहीं यहाँ पे, तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव y का इंटरसेप्ट होगा, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट होगा, और ओरिजिन से तो स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि E0 सेल हमारे पास 0 है नहीं, तो हमारा यही ग्राफ जो है सही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, नर्स इक्वेशन पे डायरेक्ट बेस्ड था, आई होप आपको समझ आया हो, कुछ नहीं था ये। वैसे y इक्वल्स टू mx+c फॉर्म में मैंने आप कन्वर्ट करके नहीं दिया है, आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो y इक्वल्स टू mx+c के फॉर्म में आ जाएगा, और E0 सेल जो है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यानी कि c का वैल्यू जो है y इक्वल्स टू mx+c में c पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब y इंटरसेप्ट जो है पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव y इंटरसेप्ट तो हमें सिर्फ यहीं पे दिख रहा है, इसलिए यही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है, क्या है, कंसीडर द सेल रिएक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक सेल रिएक्शन हमें कंसीडर करना है, इसमें आप देख सकते हैं कि मरकरी जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, और नाइट्रोजन जो है इसका यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ है भाई, रिडक्शन हुआ है यहाँ पे NO3- का। ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है, सॉरी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। मरकरी जो है हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया, और नाइट्रोजन जो है +5 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है, चलिए पढ़ते हैं। सॉल्यूशन एट कैथोडिक कंपार्टमेंट इज एसिडिक, सॉल्यूशन एट एनोडिक कंपार्टमेंट इज एसिडिक। ठीक है, तो पहला दो को जो हमारे पास ऑप्शन है आप देख सकते हैं कि सिमिलर टाइप का है, यानी कि आपसे दो ऑप्शंस में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा कंपार्टमेंट जो है एसिडिक होगा। अब भाई एसिडिक वही होगा जहाँ पे H+ होंगे, और H+ कहाँ है,
HNO2 के पास है, तो HNO2 जहाँ पे बन रहा होगा जिस कंपार्टमेंट में, चाहे कैथोड में बन रहा होगा या एनोड में बन रहा होगा, तो जहाँ पे बन रहा होगा वही वाला कंपार्टमेंट क्या होगा, एसिडिक होगा। तो देख सकते हैं कि आप NO3 माइनस जो है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी HNO2 भी कहाँ बन रहा होगा, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। तो रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे होता है भाई रिडक्शन, ऑब्वियस है बात है। ऑक्सीडेशन तो एनोड पे होता है और रिडक्शन कैथोड पे होता है, यानी कि हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट जो है एसिडिक होगा। ठीक है, आप फिर से देखें, HNO2 जहाँ पे है वही एसिडिक होगा, और HNO2 कहाँ होगा, जहाँ पे NO2 माइनस बन रहा होगा। और NO2 माइनस कहाँ पे बन रहा है, कैथोड में। क्यों, क्योंकि NO3 माइनस से NO2 माइनस बन रहा है, और NO3 माइनस NO2 माइनस बन रहा है, इसका मतलब NO3 N जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो जहाँ पे रिडक्शन होता है वहीं पे NO3 माइनस का कन्वर्जन NO2 माइनस में हो रहा है, और जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है NO2 माइनस का वही कंपार्टमेंट एसिडिक है। तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड में, तो यानी कि कैथोडिक कंपार्टमेंट क्या है, एसिडिक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, और ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। अब अगला है कि 0.6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास बाय सर्किट टू फॉर्म 0.6 मोल्स ऑफ Hg2+। हमसे बोल रहा है कि 0.6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पास हो रहा है सर्किट में 0.6 मोल्स ऑफ Hg2+ फॉर्मेशन करने के लिए। देखिए, आपसे कहा जा रहा है, आप यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हैं कि अगर हमें 1 मोल ऑफ, वैसे यहाँ पे बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दें तो 2Hg+ हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम 2 मोल्स, आप देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ Hg+ अगर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आप यहाँ पे एक बार नोट करें तो Hg जो है +1 से +2 में जा रहा है, Hg +1 से Hg+2 में जा रहा है, यानी कि 1 मोल ऑफ कन्वर्जन ऑफ Hg फ्रॉम +1 to +2 नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मतलब 1 मोल अगर Hg का कन्वर्जन होना है +1 से +2 में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे झोल हो रहे हैं, यानी कि मतलब एक्सचेंज हो रहे हैं, आप बोल सकते हैं Hg +1 से +2 में जाने के लिए टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 1, यानी कि 1 मोल ऑफ Hg कन्वर्जन के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल्स कन्वर्जन के लिए 2 मोल्स चाहिए, तो 0.6 मोल्स ऑफ कन्वर्जन के लिए 0.6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी हमारे पास जरूरत होगी। ठीक है, यानी कि 0.6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए भी सही हुआ और ऑप्शन नंबर सी भी सही हुआ। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या आ रहा है, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो डी है, क्योंकि हमारे पास बोथ ए एंड सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है विच इज इनकरेक्ट फॉर इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में बात की जा रही, कौन सी इनकरेक्ट है वो पूछा जा रहा है। फर्स्ट, डोंट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सही बात है कि नहीं, सही बात है। तो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। गिव्स सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोड जो है अगर सरफेस प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के लिए, तो फिर वो भी ज़रूर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। लेकिन ये रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, इसका मतलब ये सरफेस भी प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए। इसका मतलब ये जो मतलब ऑप्शन है वो गलत है, ये गलत बात कह रहा है क्या, कि ये जो सरफेस प्रोवाइड करता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। बात यहाँ पे ये गलत बोल रहा है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, गिव्स सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई सीधी सी बात है, अगर ये अपना सरफेस नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन के लिए, तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं ना होगा। अगर कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस का तो बात ही नहीं होता फिर। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही है, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही है, मतलब बात ये सही बोल रहा है, गिव सरफेस फॉर इलेक्ट्रॉन, ये सही बात बोल रहा है। लेकिन हमसे इनकरेक्ट लाइंस पूछे, तो ये वाला ऑप्शन में नहीं होएगा। गिव सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। अब भाई रिडॉक्स रिएक्शन के लिए तो ये सरफेस नहीं देगा, क्यों, क्योंकि या तो वो ऑक्सीडेशन करवा दे या तो रिडक्शन करा दे। दोनों चीज एक ही इलेक्ट्रोड पे कैसे हो सकता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो या तो कैथोड पे ऑक्सीडेशन हो। एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होगा, जाहिर सा बात है वैसे, लेकिन एक ही इलेक्ट्रोड पे दोनों चीज तो नहीं ना हो सकते, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। और ये गलत बात बोल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है सही है यहाँ, यानी कि हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या हो गया, बी भी हो गया और सी भी हो गया। आंसर हो गया हमारा बी एंड डी, सॉरी बी एंड डी हो गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है मैचिंग टाइप। ठीक है, तो हमसे पूछा गया लेमडा एम, इनोट सेल, कप्पा और डेल्टा जी सेल की अलग अलग प्रॉपर्टीज। आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें एक बार।
चलिए स्टार्ट करते हैं। लेमडा एम के बारे में सबसे पहले हम देखते लेमडा एम। आप जानते हैं कि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था लेमडा एम इक्वल्स टू वी कप्पा, लेमडा एम इक्वल्स टू वी कप्पा। आपको इसमें हमने ये बात बताया था कि भाई ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इस पर हर बार क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे कप्पा डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे लेमडा एम बढ़ेगा। तो देखिए लेमडा एम और इंक्रीज विथ डाइल्यूशन, आपको ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा हमारा वैसे वैसे लेमडा एम भी बढ़ेगा। तो इंक्रीज विथ डाइल्यूशन, तो लेमडा एम जो है डाइल्यूशन के साथ यानी वॉल्यूम इंक्रीज के साथ वो भी बढ़ेगा। तो ए का हमारा ऑप्शन हो गया पी। ए किससे कनेक्ट हो गया, सॉरी एस से हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा अगला ई नॉट सेल। अब भाई इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो कि किसी भी सेल के कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती है, वो सीधे सीधी रिएक्शंस पे डिपेंड करती है। मतलब वो स्टेट फंक्शन होती है, पाथ फंक्शन नहीं होती, एक तरह से समझ लीजिए। जैसे टेम्परेचर जो है वो कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसी तरह ई नॉट सेल, ई सेल की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल। मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती है, वो फिक्स्ड है क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन है। और वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर की जाती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार हमारे लेक्चर्स फिर से देखें, हमने आपको वहाँ बताया था। इसका मतलब बी के साथ मैचिंग क्या कर गया, पी। अब आते हैं हमारे पास थर्ड कप्पा यानी के की वैल्यू। अब आप देख सकते हैं कि सी के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाए या तो डिपेंड्स अपॉन आयंस एंड वॉल्यूम हो जाए। तो कप्पा क्या इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, भाई कप्पा भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कप्पा जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप जानते हैं आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है ना, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो रो क्या है, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। रो तो भाई मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, वो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह तो 1/ρ यानी कि कप्पा क्या होगा, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो मतलब कप्पा जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो अगर सिंगल मैच अगर है हमारे पास, ये मैचिंग जो सिंगल मैच है, ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तो जगह पहले ले ली गई है। तो अब आप जानते हैं कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे ये डिपेंड भी करता है, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा था लेमडा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, यानी कि कप्पा इक्वल्स टू लेमडा एम अब इंटू सी अपॉन 1000 होगा ना। तो कप्पा जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड की ना, यानी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड की ना, इसलिए कप्पा जो है डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे। तो हमारे पास के के साथ हो गया क्यू और डेल्टा जी के साथ हो गया ये। डेल्टा जी के बारे में पूछा है भाई, डेल्टा जी नॉट के बारे में नहीं। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -2.303 RT अपॉन NF log Kc होता था, आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था। तो अगर आपके पास ई नॉट सेल अगर होता तो वो डेल्टा जी नॉट को बताता, और अगर ई सेल है तो डेल्टा जी सेल को बताएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ नॉट लग जाता है ऊपर में जो ये गोला सा छोटा सा लग जाता है, तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। अगर गोला लग जाता है यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे ई नॉट सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। लेकिन अगर ये नहीं लगा हुआ है यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इसका मतलब ये जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो वेरी कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड एवरीथिंग। तो इसलिए ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।